वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं विज्ञान के एमसीक्यू, जो आपकी आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा, उत्तराखंड है, आर का री एग्ज़ाम है, बिहार पीसीएस है, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक, पहला कथन दिया गया कि ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थियोडोलाइट को प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है पॉलीग्राफ के बारे में कि पॉलीग्राफ नामक यंत्र का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। और तीसरा है मैनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दाब के मापन के लिए किया जाता है। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखिए, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। थियोडोलाइट के बारे में, पॉलीग्राफ के बारे में और मैनोमीटर के बारे में, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है कार्डियोग्राम हृदय की गति, एनीमोमीटर आर्द्रता, सीस्मोग्राफ भूकंप और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। तो इसमें से कौन सा नहीं सही है ये बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो एनीमोमीटर दिया गया है आर्द्रता के लिए, ये गलत है। ठीक है, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु का वेग मापने में। ठीक है, वायु का वेग। इसके अलावा कार्डियोग्राम का उपयोग होता है हृदय की गति में, सीस्मोग्राफ भूकंप में और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब में। और वहीं एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु के वेग का पता लगाने में। ठीक है, उसका वेग मापने में। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि समुद्र की गहराई के मापन के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, फैदोमीटर। दूसरा है अल्टीमीटर, इसका उपयोग समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। फिर है अमीटर के द्वारा विद्युत विभव का मापन किया जाता है और रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा नहीं सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो है कि अमीटर का प्रयोग विद्युत विभव के मापन के लिए किया जाता है, ये गलत है। अमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत विभव ने विद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए। इसके अलावा फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापन के लिए, अल्टीमीटर समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई, अमीटर विद्युत धारा और रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अब आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल है कि आप लोग बताइए कि विद्युत विभव का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। विद्युत विभव का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। सबसे पहले रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है, राडार का उपयोग। फिर है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्समीटर, इसके लक्समीटर नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। फिर है पायरोमीटर की अगर बात करें तो इसका उपयोग 3500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने में किया जाता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग उच्च रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। तो गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो दिया गया है कि पायरोमीटर का उपयोग 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ये गलत है। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को मापने के लिए। इसके अलावा राडार, लक्समीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही विकल्प बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। सबसे पहले दूध के आपेक्षित घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए साउंड लेवल मीटर का उपयोग किया जाता है। फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए ओडोमीटर और ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। ठीक, तो इसमें बताइए आप कि कौन सा मतलब ये सही है। तो इसमें देखिए लैक्टोमीटर दूध के अपेक्षित घनत्व को मापना और साउंड लेवल मीटर यानी ध्वनि तीव्रता को मापना, ये दोनों ऑप्शन सही है। बाकी दो ऑप्शन जो है ओडोमीटर, ओंडोमीटर के बारे में गलत दिए गए हैं। ओंडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ओंडोमीटर का उपयोग करते हैं
विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए, और वहीं ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं वाहन के पहियों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए। ठीक है, तो तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से गलत विकल्प बताइए। सबसे पहले, प्रक्षालन मशीन विसरण विधि के सिद्धांत पर कार्य करती है, पहला स्टेटमेंट। फिर दूसरा, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग ये सदिश राशियां हैं। तीसरा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को इसके अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। और चौथा है, बल और द्रव्यमान के अनुपात से त्वरण प्राप्त किया जाता है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? तो देखिए, गलत विकल्प है पहला वाला। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रक्षालन मशीन जो होती है यानी वॉशिंग मशीन, ये विसरण विधि नहीं बल्कि अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करती है, ना कि डिफ्यूज़न मेथड पर। इसको लिख लीजिएगा, ये अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके अलावा देखिए, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग ये सभी सदिश राशियां हैं। परिमाण के साथ इसमें दिशा भी होती है। आगे दिया गया अगला स्टेटमेंट था कि संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा हुआ था P = mv। ठीक है, जिसमें P संवेग होता है। संवेग में आप वेग से अगर भाग देंगे तो आपको द्रव्यमान प्राप्त होगा इस फॉर्मूले से। और दूसरा, फिर ये न्यूटन के नियम से हमने पढ़ा हुआ था कि F = क्या होता है, ma होता है, जहाँ पे F फोर्स होता है, a जो है त्वरण होता है, m द्रव्यमान होता है। तो स्टेटमेंट में जो दिया गया कि आपके बल और ये द्रव्यमान के अनुपात से त्वरण प्राप्त होता है, तो वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही, तीसरा भी सही, दूसरा भी सही, पहला वाला गलत है। पहला वाला अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए, प्रश्न है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। दिया गया कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है यानी एस्केप वेलोसिटी, ये होती है 11.2 किलोमीटर/सेकंड। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं। और तीसरा है कि यदि पृथ्वी की सतह के पास किसी पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो पिंड का भार 0 हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, ये तीनों कथन एकदम सही हैं। और ये वाला तो देखिए, भार 0 हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, भार में क्या होता है, mg होता है, तो वही गुरुत्वाकर्षण बल ही अचानक गायब हो जाए यानी 0 हो जाए तो क्या होगा, भार जो है ये m × 0, भार तो हो जाएगा 0, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है, जो परिमाण है द्रव्यमान का, वो वही रहेगा। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट सही है। ये वाला तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, याद कर लीजिएगा कि डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम ग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जाते हैं। ठीक है, और ये पहला वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो ये है 11.2 किलोमीटर/सेकंड। तो तीनों स्टेटमेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ पूछे जाएं तब भी ऐसे सवाल बन सकते हैं, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सबसे पहले है कि अभिकेंद्रीय बल के कारण ही मथने के बाद क्रीम जो है ये दूध से पृथक हो जाती है, यानी ये जो रीज़न बताया गया है वो बताया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा है स्टेटमेंट कि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होने के कारण जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। ठीक, और तीसरा है कि टेक्नीशियम पहला मानव निर्मित कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व है। ठीक, और चौथा, बादलों का घनत्व कम होने के कारण वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो इसमें देखिए गलत विकल्प आपको बताना है। तो देखिए, पहला जो सेंटेंस है ना वही गलत है कि अब अभिकेंद्रीय बल नहीं होता है भाई, वो होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, पिछले भी सवाल में जो वॉशिंग मशीन वाला आया था, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के कारण जो है मथने के बाद क्रीम जो है दूध से पृथक हो जाती है। इसके अलावा बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गलत विकल्प है पहला वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की जो सुई है ये पानी की सतह पर तैरती रहती है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि लोहे का घनत्व पानी की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, और पारे की तुलना में कम होता है, जिसके कारण लोहे की कील जो है ये पारे पर तैरती रहती है जबकि पानी में डूब जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जल का अधिकतम घनत्व जो है वो 377 केल्विन पर होता है। और चौथा है कि जल का अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की जो सुई है वो पानी की सतह पर तैरती रहती है। बाकी ये भी सही है कि लोहे का घनत्व जो है वो पानी की तुलना में ज़्यादा होता है, पारे की तुलना में कम होता है। चौथा स्टेटमेंट भी एकदम सही है कि जो जल का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होगा। लेकिन जो तीसरा है कि जल का अधिकतम घनत्व 377 केल्विन पर होता है, ये गलत है। ये होता है आपके 277 केल्विन पे। कैसे? हाँ, तो देखिए, अगर आपको पता है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन का क्या मान होता है? वो होता है 273 केल्विन, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 273 में आप 4 जोड़ दीजिए, ये होगा 277 केल्विन। तो जल के अगर घनत्व की बात करें कि अधिकतम घनत्व केल्विन में 277 केल्विन पर होगा और डिग्री में 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है। अब आज का हमारा आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प बताना है, ठीक है। इसमें है, पहला है कि किसी वस्तु का आयतन बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक। फिर दूसरा है आपका कि सर्दियों में झील की ऊपरी सतह 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी होने पर बर्फ़ बन जाती है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर नीचे का पानी तरल अवस्था में रहता है, जिससे मछलियाँ और अन्य जीव जंतु जो हैं वो जीवित रहते हैं। फिर बैरोमीटर में की रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आ जाए तो तूफ़ानी मौसम का संकेत ये देती है। और चौथा है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक आर्किमिडीज़ के नियम पर काम करते हैं, ठीक। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला कथन एकदम सही है कि आयतन अगर बदल जाएगा तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। आयतन के बदलने से घनत्व पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं, इसका कारण भी बिल्कुल सही दिया है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सतह जो है जम जाती है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी तरल अवस्था में रहता है और उसमें जलीय जीव जंतु जो है वो सर्वाइव कर लेते हैं। बैरोमीटर में अगर अचानक गिरावट आ जाए उसकी रीडिंग में तो तूफ़ानी मौसम का संकेत रहता है। लेकिन हाँ, ये जो स्टेटमेंट है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है आर्किमिडीज़ के नियम पे काम करते हैं, ये गलत है। ये करते हैं पास्कल के नियम पर काम, ठीक है। पास्कल का नियम इसमें काम करता है। तो देखिए, आज के हमारे 10 सवाल पूरे हुए। बस ऐसे ही MCQ आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम होता है। बाकी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।